गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। पिछले वीडियो में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि असामान्य अणुसंख्य गुण क्या होते हैं या असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी वाष्पशील द्रव में घोलते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर विलेय पदार्थ आपका विद्युत अनपघट्य है तो विलयन में जितने मोल आप विलेय घोलेंगे विलेय के उतने मोल ही रहेंगे। लेकिन अगर विलेय पदार्थ वैद्युत अपघट्य है यानी विलयन में जाकर के वियोजित होता है या संगुणित होता है तो उस दशा में विलेय के मोलों की संख्या विलयन में जाने पर बदल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो अणुसंख्य गुण हमें विलयन का प्राप्त होगा वो हम जो सोच रहे थे अणुसंख्य गुण के बारे में उससे भिन्न प्राप्त होगा, उससे अलग प्राप्त होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो प्राप्त होगा विलयन का अणुसंख्य गुण उसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षित मान, और जो होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम मान रहे थे कि इतना होना चाहिए क्योंकि हमने इतना मोल घोला है, तो उस मान को, अणुसंख्य गुण के उस मान को, है ना, हम लोग कहते हैं परिकलित मान। तो अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और अणुसंख्य गुण के परिकलित मान का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी को हम लोगों ने दिया था वांट ऑफ गुणक या वांट ऑफ फैक्टर। आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने देखा था जब हम वियोजन करते हैं तो वियोजन में विलयन में जाने पर विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी अणुसंख्य गुण बढ़ जाएंगे। जितने भी अणुसंख्य गुण होंगे उन सब में बढ़ोतरी हो जाएगी। जबकि संगुणन में जो विलेय पदार्थ है वो विलयन में जाने पर उसके मोलों की संख्या घट जाती है, जिससे अणुसंख्य गुणों के मान घट जाते हैं। तो हमने वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात किया था। मैंने आपको समझाया था कि अल्फा की वैल्यू I-1 अपॉन n-1 ये वियोजन की मात्रा थी, और संगुणन में संगुणन की मात्रा को बीटा से प्रदर्शित किया था, है ना। तो 1 - I अपॉन 1 - 1 अपॉन n ये प्राप्त हुए थे दो मान। हमने यहीं पे क्लास को ब्रेक कर दिया था और हमने आपको समझाया था कि अब जितने भी अणुसंख्य गुण हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ये सभी चीजें, इन सभी चीजों के मान में I से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर पूर्ण वियोजन होता है या पूर्ण संगुणन होता है तो अल्फा का मान या बीटा का मान एक n के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे n के बराबर, यहां पे 1/n के बराबर। और अगर वियोजन या संगुणन होता ही नहीं है तो I का मान, यहां पर I के मान की बात हो रही है, I का मान यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर भी I का मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए अगर वियोजन या संगुणन नहीं होता तो I को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर वियोजन और संगुणन होता है तो सभी अणुसंख्य गुणों में I से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने आपको फॉर्मूले सब लिख के वापस बता दिए थे। आज हम वर्कशीट नंबर 6 लेकर आए हैं जिसमें हम विलयन के अणुसंख्य गुण के असामान्य मान को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे अल्फा निकाला जाए, कैसे बीटा निकाला जाए, कैसे वांट ऑफ गुणक का मान निकाला जाए, या इनकी सहायता से जो विलयन के अणुसंख्य गुण हैं उनके मानों की का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको वर्कशीट 6 लेकर आया हूं आज, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। वर्कशीट 6 के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनिए, नहीं है तो मैं बोलता हूं, आप लोग लिख लिया कीजिए। एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस जल में 80% वियोजित होता है। कितना वियोजित होता है? 80%। जल में Al2
SO4 होल थ्राइस जल में जब विलीन करते हो तो 80% वियोजित होता है, वियोजित हो जाता है। कितना प्रतिशत? 80%। तो ये जो मान दिया है ये अल्फा का मान है, तो अल्फा का मान इसको 100 से भाग देंगे क्योंकि परसेंटेज है, तो 0.8 होगा अल्फा का मान। अब वियोजन की बात हो रही है, जरा देखिए इसको आयनित करेंगे अगर आप, तो ये 2 एल्यूमिनियम आयन देगा और 3 सल्फेट आयन देगा। इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज। इस पे प्लस चार्ज कितना होगा? जितना दूसरे का नंबर है 3+, और इस पे माइनस चार्ज जितना पहले का नंबर है 2-। तो कुल आयनों की संख्या यानी n का मान कितना हो गया? 3 और 2 5, तो n का मान हो गया 5। तो आपको ज्ञात करना है वॉन्ट हाफ गुणक का मान। क्या ज्ञात करना है? वॉन्ट हाफ गुणक, वॉन्ट हाफ फैक्टर I का मान ज्ञात करना है। तो I का मान देखिए, वियोजन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। तो अल्फा का मान 0.8 है, I का मान आपको ज्ञात करना है -1, n का मान है 5 -1, तो I-1/4, 4 उधर ले जाएं तो I-1 का मान होगा 4 × 32 3.2, तो I का मान आएगा, 1 उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 4.2, ये I का मान हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर लिया। इसी तरह दूसरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। दूसरा प्रश्न, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें वियोजन की बात हो रही थी पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में संगुणन की बात हो रही है। बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर वह 60% संगुणित हो जाता है, संगुणित होकर द्विलक बनाता है, डाइमर बनाता है। तो वॉन्ट ऑफ गुणक की गणना कीजिए। तो 60% यानी अल्फा का मान यहां पे 0.6 हो गया। ठीक, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH द्विलक बनाता है बेंजीन में घोलने पर। बेंजीन में घोलेंगे तो इसके 2 अणु एक साथ जुड़ जाएंगे, द्विलक बनाएगा। तो देखिए कितने अणु जुड़ रहे हैं? 2 अणु जुड़ रहे हैं, तो n का मान हो गया 2। संगुणन में जितने अणु एक साथ जुड़ के एक अणु बनाए वही n का मान होता है। तो यहां पर बीटा, यहां बीटा हो जाएगा क्योंकि हमने वियोजन की मात्रा बीटा माना है। तो ये 1 - I अपॉन 1 - 1 अपॉन n, तो 1 - I ये तो उतना ही रहेगा, 1 - 1 अपॉन 2, 1/2 घटाओगे 1/2 बचेगा, और बराबर बीटा का मान आपका कितना है? 0.6। तो 1 - I बराबर 0.6 इंटू 1/2, ये और कम हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो I का मान हो जाएगा 1 - 0.3, है ना, तो ये 0.7, ये वॉन्ट ऑफ गुणक का मान प्राप्त हो गया। ध्यान रखिएगा कि इसमें वियोजन की मात्रा में जब वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं वियोजन में तो n का मान, जो लवण को हम आयनाइज करेंगे, अम्ल जो भी विलेय को आयनाइज करेंगे, तो जितने आयनों की संख्या प्राप्त होगी वो n का मान होगा, और संगुणन में जितने अणु जुड़कर एक अणु बनाए, जितने अगर 3 अणु जुड़कर एक अणु बनाते तो n का मान 3 होता, 4 अणु जुड़कर एक अणु बनाते तो n का मान 4 होता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए ये 2 क्वेश्चन नोट करिए इसको।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। इसी तरह से ध्यान रखना है आई के मान को किस तरह से इंक्लूड करना है, अल्फा के मान का किस तरह या बीटा के मान का किस तरह से प्रयोग करना है। अगर कभी वियोजन पूरी तरह से हो, विलेय का वियोजन या संगुणन पूर्ण रूप से हो, तो वियोजन में अल्फा का मान 1 हो जाएगा और संगुणन में बीटा का मान 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 101.04 है, डिग्री सेंटीग्रेड है, 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो विलयन में NaCl के वियोजन की मात्रा ज्ञात करिए। Kb का मान दिया हुआ है। तो यहां देखिए विलेय का भार दिया है, सोडियम क्लोराइड का भार दिया है, जल जिसमें विलीन किया गया मतलब विलायक का भार दिया है, तो मोललता आ जाएगी। प्राप्त विलयन का क्वथनांक, जो विलयन प्राप्त हुआ उसका क्वथनांक दिया है। तो पहले डेल्टा क्वथनांक की बात हो रही ना, तो डेल्टा टीबी निकाल लें। तो क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101.04 और जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो ये 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड है डेल्टा टीबी। केबी का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और मोललता निकालनी है ना, मोललता, क्योंकि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ में मोललता का प्रयोग करते हैं, तो मोललता होगी विलेय का भार, विलेय का भार है 5.85, विलेय का अणुभार 58.5 होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये मोलों की संख्या हो गई विलेय के, और विलायक का भार किलोग्राम में, तो 100 दिया है तो 1000 से भाग कर देंगे, है ना। तो ये 2 0 कट गया, यहां पे पॉइंट हटाओगे 1 0, यहां पॉइंट हटाओगे 2 0, है ना। तो ये ऐसे लिख लें 5.585 इंटू 10/58520। तो ये 2 0 फिर कट गया और ये भी कट गया, तो मोललता आ गई 1, मोललता विलयन की आ गई 1। तो अब आई का मान ज्ञात करेंगे। पहले आई का मान ज्ञात हो जाएगा तो अल्फा यानी वियोजन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए डेल्टा टीबी बराबर अब फॉर्मूला होगा आई इंटू केबी इंटू मोललता। ये 1.04 है, आई का मान ज्ञात करना है, केबी का मान 0.52 है, मोललता आपने निकाली 1, तो आई का मान आएगा 1.04 अपॉन 0.52, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl के लिए N का मान कितना होगा 2, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस 2 ही आयन बनाएगा ये, तो N का मान होगा 2। तो अल्फा का मान आपको निकालना है I-1 अपॉन N-1, I-1 मतलब 2 - 1, और यहां भी N भी 2 है, 2 - 1 यानी 1, यानी कि 100% वियोजन होगा, मतलब पूरा का पूरा NaCl वियोजित हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाला। पहले हमने आई वांट ऑफ गुणक निकाला, वांट ऑफ गुणक प्राप्त हो गया, तो वियोजन की मात्रा चाहिए था, तो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला लगा करके हमने निकाल लिया। N का मान विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि N का मान जो आयन प्राप्त होंगे विलयन में, आयनों की संख्या है, 1 मोल से जो आयन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कुछ वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा अरेंज करना है। 5 विलियन दिए गए हैं, 0.1 m यूरिया विलियन है पहला। दूसरा है 0.02 m सोडियम क्लोराइड विलियन है। तीसरा है 0.1 m सोडियम सल्फेट विलयन है। चौथा है 0.23 m ग्लूकोज विलयन है। और पांचवा है 0.2 m एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस विलयन है। ये 5 विलयन दिए गए हैं। इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर हिमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर परासरण दाब के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है यानी अणुसंख्य गुण, वो मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। और साथ ही साथ अब इसमें I भी इंक्लूड हो गया है। और I का मान पूर्ण वियोजन के लिए I का मान N के बराबर, N यहां वाला N नहीं, ये मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या इंटू I। और I का मान N, N का मतलब जितने आयन उत्पन्न होंगे। तो देखिए कौन, ये वियोजित नहीं होगा, ये वियोजित होकर के 1 मोल से 2 मोल, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, तो इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब 0.04 हो जाएगा मोलों की संख्या। इसमें देखिए, ये देखिए I से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये यूरिया विलयन का मोलों की संख्या वही रहेगी, 0.1 मोल ही रहेंगे। NaCl विलयन मोलों की संख्या 0.02 है और N का मान, I का मान हो गया 2, तो ये 0.04 मोल हो गया। फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट Na2SO4 कितने मोल है, 0.23 मोल है, इनटू देखिए 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन, 3 आयन मिलेंगे यानी I का मान 3, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 0.69 मोल। उसके बाद ग्लूकोज उतना ही रहेगा 0.2, क्योंकि ये वियोजित नहीं होगा। और एक छूट गया क्या बीच में, एक मिस्टेक हो गई, सोडियम सल्फेट 0.1 है, 0.1 इंटू 3 तो 0.3, और ये 0.23 है, तो ये इतना ही रहेगा। और एक बचा यहां पे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, कितने आयन देगा, देखो 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन, 5 आयन, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 0.2 इंटू 5, 1 मोल होगा। सबसे ज्यादा मोल इसी के हैं, है ना। देखिए 0.1 मोल, 0.04 मोल, 0.3 मोल और 1 मोल, और ये 0.23 मोल। तो जिसके मोलों की संख्या, देखिए अणुसंख्य गुण क्या होते हैं, मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं, यानी मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो अणुसंख्य गुण ज्यादा होंगे, है ना। तो ये देखें, इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं मैं। थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। तो देखिए,
अणुसंख्य गुणों का क्रम, अणुसंख्य गुणों का क्रम। अणुसंख्य किसका सबसे ज्यादा गुण, अणुसंख्य गुण सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका मोल सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा? जिसका मोल सबसे कम होगा। तो सबसे कम मोल 0.1, 0.04, 0.04 सबसे कम मोल है। तो सोडियम क्लोराइड विलयन का सबसे कम होगा। उसके बाद ये 0.3 है, ये 0.23 है, ये 0.1 है। तो इसके बाद यूरिया विलयन, यूरिया विलयन, इसके बाद यूरिया विलयन हो गया और सोडियम क्लोराइड विलयन हो गया। अब बचे ये तीनों। तो सबसे कम मोल किसके हैं? सबसे को ये 0.3, 0.23। तो 0.23 यानी ग्लूकोज विलयन, ग्लूकोज विलयन, ग्लूकोज विलयन के बाद अब बचे दो। तो ये 0.3 है और ये 1 मोल है। तो 0.3 ज्यादा है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 विलयन, और सबसे ज्यादा होगा Al2SO4 होल थ्राइस विलयन। ये अणुसंख्य गुण का क्रम है। लेकिन पूछा किसका क्रम है? क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम। और क्वथनांक अणुसंख्य गुण नहीं है, क्वथनांक का उन्नयन अणुसंख्य गुण है। उन्नयन मतलब बढ़ोतरी, मतलब कि NaCl के विलयन का क्वथनांक सबसे कम बढ़ेगा, क्वथनांक सबसे कम बढ़ेगा, और एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो जिसका क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा उसका क्वथनांक भी तो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि क्वथनांक का क्रम यही होगा, है ना? उपर्युक्त क्रम ही होगा, यही क्रम होगा। हिमांक का बात हो रही है, हिमांक का क्रम, हिमांक का अवनमन होता है, मतलब घटता है। तो सबसे ज्यादा घटेगा सोडियम क्लोराइड का, सबसे ज्यादा घटेगा, है ना? मतलब कि ये देखें, सब क्वथनांक का अवनमन होता, हिमांक का अवनमन होता है, और हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा होगा एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन का, सबसे ज्यादा घटेगा। तो सबसे कम हो गया ना, अगर सबसे ज्यादा घट गया तो सबसे कम हो गया, तो सबसे यानी उल्टा क्रम हो जाएगा। और इसका सबसे कम घटेगा तो सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसमें क्रम बदल जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन, सोडियम सल्फेट विलयन, ग्लूकोज विलयन, यूरिया विलयन, और फिर सोडियम क्लोराइड विलयन। भाई सबसे कम घटेगा हिमांक इसका, तो अगर सबसे कम घटेगा तो हिमांक सबसे ज्यादा हो गया, है ना? और ये पहला था, ये दूसरा था, और तीसरा देखिए परासरण दाब, परासरण दाब। तो परासरण दाब अणुसंख्य गुण है, तो उपर्युक्त क्रम होगा। अणुसंख्य गुणों का क्रम, अणुसंख्य गुणों का ही क्रम होगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो अणुसंख्य गुणों का क्रम है वही क्वथनांक का क्रम होगा, वही परासरण दाब का क्रम होगा, लेकिन हिमांक का क्रम जो है उसके विपरीत होगा। यह आप ध्यान रखिए, बस समस्या खत्म। केवल अणुसंख्य गुणों का क्रम लगा लीजिए,
जो क्रम आएगा वही क्वथनांक का क्रम होगा, वही परासरण दाब का क्रम होगा, और हिमांक का क्रम को उसका उल्टा कर दीजिए, बस काम खत्म। सिंपल तरीका है पकड़ने का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो चौथा मैंने आपको समझाया। ये क्रम और लगाना अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी बहुत सारी क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। 10% पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन का 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यदि पोटेशियम सल्फेट जलीय विलयन में 80% वियोजित होता है। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला यह है, 80% वियोजित होता है, 0.8 अल्फा हो गया। तो आई का मान, सॉरी अल्फा का मान होता है I-1 अपॉन N-1। तो आई ये देखें 0.8 आई आपको ज्ञात करना है क्योंकि इसी का इस्तेमाल करना है। N 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन, तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो I-1 का मान 1.6, तो I का मान 1.6 प्लस 1 यानी 2.6, I का मान ज्ञात हो गया। परासरण दाब की गणना करनी है, यह होगा I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक, I का मान आपने ज्ञात कर लिया है 2.6। C का मान देखते हैं। 10% पोटेशियम, 10% हमने आपको बताया था कि परासरण दाब जब ज्ञात करेंगे तो प्रतिशतता को भार आयतन प्रतिशतता लेंगे। क्या लेंगे? भार आयतन प्रतिशतता लेंगे। तो भार आयतन को मोल प्रति लीटर में बदलना है। तो पोटेशियम सल्फेट का अणुभार ज्ञात कर लीजिए। पोटेशियम 39 होता है, 39, तो ये 78 हो जाएगा, सल्फर 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन 64 हो जाएगा। 8 4 12, 12 2 14, 6 7 3 10, 16 1 17, 174। तो 10% है ग्राम प्रति लीटर, तो 10/174 मोल प्रति लीटर। मोल और 10%, ये यहां मैं लिख दे रहा हूं, 10% का मतलब 10 ग्राम K2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में। तो 10 ग्राम था, 10 ग्राम लिया और भार से भाग दिया, मोलों की संख्या आ गई। और आयतन लीटर में तो 100/1000 C हो गया। R का मान 0.0821 और ताप कितने ताप पर ज्ञात करना है? 300 केल्विन ताप पर। ये देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर से 2 जीरो बचेंगे, गुणा कर लीजिए। 2.6 मैं लिख दे रहा हूं, 2.6 इंटू 100, ये हो गया 10 गुणे 10 100, इंटू 0.0821 इंटू 300/174, ये भी 100 हो जाएगा। 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 और गुणा भाग कर लें, ये 1.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 29। तो ये देखिए 1.3, इसके आगे गुणा भाग आप कर लें, ये 100 4 जीरो है तो ये पूरा 821 हो जाएगा। तो 1.3 इंटू 821
पूरा हो गया, बटे 29, ये इतना वायुमंडलीय दाब आएगा, परासरण दाब ज्ञात हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 लीटर जल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पोटेशियम सल्फेट के 29 ग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित होता है। बिल्कुल सेम प्रश्न है, पूर्णतः वियोजित होता है तो I का मान N के बराबर होगा और K2SO4 में N का मान कितना है, 3 है। तो I सीधे मिल गया हमको। 2 लीटर जल है, जल का मतलब विलयन का आयतन दिया है और 29 मिलीग्राम, चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं। परासरण दाब ही की ही गणना करनी है तो पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, आई का मान 3 हो गया, सी का मान भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो भार इसमें दिया है 29 मिलीग्राम, तो 29 इंटू 10⁻³ ग्राम। अणुभार वहां निकाला था 174। विलयन का आयतन 2 लीटर दिया है तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। 0.0821 इंटू ताप है वही 300 केल्विन, तो ये 3 से तो कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और ये 10⁻³ है। ये देखिए क्या बचेगा यहां से, ये 150, तो ये 29 इंटू 10⁻³ यहां बचा, इंटू 0.0821 ये बचा, इंटू 150 बचा, बटे 58 बचा। ये डबल हो जाएगा क्या, देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये गुणा कर लीजिए, 15 × 15 = 5, 15 दूना 30 और 31 का 1, 15 × 8 = 120, 120 और 3 123, 123, 1 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना इंटू 10⁻³ बटे 2, तो ये 2 से भाग दे दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 कम 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 5 इंटू 10⁻³ वायुमंडली। ये उत्तर आ गया। बिल्कुल सेम प्रश्न था, ये परसेंटेज में था, इसमें सीधा सीधा मान दिया था। नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 लीटर जल में 0.002 मोल एक आवाष्पशील विद्युत अपघट्य विलेय घोलने पर प्राप्त विलयन का हिमांक 0.00732 डिग्री सेंटीग्रेड है। वॉन हॉफ गुणक की गणना कीजिए। जल के लिए KF का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो देखिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं।
1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। मोलालिटी दिया है 0.002, मोललता दिया है, मोललता नहीं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इतने मोल है। और आयतन दिया है 1 लीटर। 1 लीटर जल है, जल का घनत्व तो 1 होता है, जल का घनत्व तो 1 होता है, तो ये 1 किलोग्राम भी आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। जल की बात हो रही है तो विलायक की बात हो रही है, विलायक का भार 1 किलोग्राम, तो मोललता मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम, तो यही आपकी आ गई 0.002 मोललता आ गई। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो प्रश्न में कह रहा है कि विलयन का जो हिमांक है तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा। विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक 0 माइनस 0.00732, तो ये आ गया 0.00732। डेल्टा टीएफ आ गया, केएफ आ गया, मोललता आ गई। तो वांट ऑफ गुणक आई का मान निकालना है, तो डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू केएफ इंटू मोललता। तो आई का मान डेल्टा टीएफ बटे केएफ इंटू मोललता, तो आई का मान, डेल्टा टीएफ का मान क्या है 0.00732, केएफ का मान 1.86 और ये 0.002, तो ये पॉइंट 3 पॉइंट आगे ले जाइए, तो ये 7.32 अपॉन 1.86 इंटू 2। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आई का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बस वो आई का मान ही ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। थोड़ा लास्ट का कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिए, उसमें केवल गुणा भाग करना है और कुछ खास काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 0.004 m, कैपिटल M मतलब मोलरता, सोडियम सल्फेट का विलयन समान ताप पर 0.01 m ग्लूकोज विलयन के साथ समपरासरी है, तो सोडियम सल्फेट के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ग्लूकोज विलयन है, एक सोडियम सल्फेट विलयन है, तो सोडियम सल्फेट वियोजित होगा, तो उसके लिए आई का मान निकालना पड़ेगा। समपरासरी है तो C1 बराबर C2 लिखते थे, लेकिन अब यहां पे I इंटू C1 लिखेंगे, क्योंकि ये वियोजित हो रहा है और ये वियोजित नहीं हो रहा है। तो I C1 का मान दिया है 0.004 और ये दिया है 0.01, तो I का मान 0.01 अपॉन 0.004, 3 0 2 0 तो 10/4। ठीक है, यानी कि 5/2, तो ये 2.5 आ जाएगा। और कौन सा है, सोडियम सल्फेट है, तो N का मान इसके लिए होगा 3, तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1, I-1 अपॉन N-1, तो 2.5 -1 अपॉन 3 -1, ये 1.5 आएगा बाई 2, तो ये 0.75 या 75%, 100 से गुणा कर देंगे 75% आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। 13.44 ग्राम CuCl2 जिसका अनुभार है 134.4, 1 किलोग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kb का मान दिया है, जल के लिए Kb का मान दिया है। तो देखिए CuCl2 वियोजित होगा, जल में जाने पर कॉपर आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा, लेकिन यहां पे ना तो वॉन ऑफ गुणक का मान दिया है ना तो वियोजन की मात्रा दिया है। तो जब नहीं दिया है तो वॉन ऑफ गुणक का मान n कर लेंगे पूर्ण वियोजन मानते हुए। पूर्ण, जब कुछ दिया ही नहीं है तो हम पूर्ण वियोजन तो होगा ही, तो पूर्ण वियोजन मानते हुए वॉन ऑफ गुणक का मान n के बराबर मान लेंगे। और देखिए ये कितना आयन देगा, Cu2 प्लस आयन देगा और 2 क्लोराइड आयन देगा, 2 और 1 3, तो I का मान यहां पे हो जाएगा 3। ठीक, विलयन का क्वथनांक निकालना है तो मोललता चाहिए होगी, है ना, मोललता प्राप्त करनी होगी। तो मोललता कैसे प्राप्त की जाएगी ये ध्यान दें। मोललता, विलेय का भार जो कि है 13.44, विलेय का अणुभार 134.4, विलायक का भार 1 किलोग्राम। तो यहां ऊपर 1 0 नीचे 2 0, तो ये आ जाएगा 1/10 यानी 0.1। ये मोललता आ गई। Kb का मान क्वेश्चन में आपको दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, Kb का मान दिया है। तो डेल्टा Tb आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वथनांक निकालना है तो डेल्टा Tb चाहिए। I इंटू Kb इंटू मोललता, I का मान 3, Kb का मान 0.52, मोललता का मान 0.1। तो कुल मिला के 3 से गुणा करना है, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 0.156। अब ये डेल्टा Tb है। डेल्टा Tb क्या होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड उधर भेज दो, तो विलयन का क्वथनांक 0.156 प्लस 100, तो 100.156 डिग्री सेंटीग्रेड, ये विलयन का क्वथनांक हो गया। तो ध्यान समझ में आया होगा सब लोगों को क्वेश्चन किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, आई का मान कैसे क्वेश्चन में इंक्लूड करना है, उसका अल्फा की वैल्यू कैसे उससे फाइंड करनी है, या अल्फा के मान से कैसे आई का मान ज्ञात करना है। ये सारी बातें इन 9 क्वेश्चन में मैंने आपको समझाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादातर एग्जाम्स में इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। कोई समस्या इसमें अभी भी हो तो जिस क्वेश्चन में समस्या हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी ईमानदारी से प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।